हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपका ही कोड BSOC 132 जिसका टाइटल है भारत का समाजशास्त्र। और स्टूडेंट्स, ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप दिसंबर 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाली एकता के रूपों का उदाहरण से क्या करिए, वर्णन कीजिए। भारत, ध्यान समझ क्वेश्चन को, ध्यान से अगर नहीं समझेंगे तो आंसर समझ में नहीं आएगा। कहने कि भारत में पाए जाने वाली एकता, है ना, के रूपों का उदाहरण सहित वर्णन। एकता वही होता है ना जिसमें प्रेम मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, झगड़ा झंझट नहीं करते हैं। एकता में बल कहता है ना, एकता में बल, वही। तो भारत में ये एकता जो होता है, इनके रूपों का वर्णन करना है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई तरह की विविधता है, मतलब अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, है ना, जात के, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। जैसे कि भाषा, धर्म, जाति, पहनावा और खान पान, इनमें भिन्नता होती है। ऐसे धर्म के लोग दिखे, ऐसे लोग होते हैं। इसके बावजूद यह देश एकता का प्रतीक भी है। सबसे पहली एकता सांस्कृतिक है। दूसरा, सांस्कृतिक है, पूरे देश में लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। जैसे उत्तर भारत में होली, दीपावली, दक्षिण भारत में पोंगल और पोंगल, ईद और क्रिसमस पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। इससे लोगों में आपसी भाईचारे और समझदारी की भावना पैदा होती है। संवैधानिक और कानूनी एकता भी मजबूत है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिली है। और देश में एक ही संविधान लागू है। आर्थिक रूप से भारत की एकता भी स्पष्ट है, क्योंकि पूरे देश में एक ही मुद्रा, बाजार व्यवस्था और व्यापार के नियम समान है। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय इन लोगों में देशभक्ति और पहचान की भावना जगाते हैं। खेलों या प्राकृतिक आपदा के समय में भी लोग एकजुट होते हैं और एकता दिखाई देती है। इस तरह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और भावनात्मक एकता उसकी ताकत है, जो विविधता के बावजूद देश को जोड़ी रखती है। समझ में आ गया एकता क्या है भारत में। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझाइए तथा भारत में हो रहे एक प्रमुख परिवर्तन की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना, मूल्यों, विचार और व्यवहार में समय के साथ होने वाले बदलाव। यह बदलाव धीरे धीरे तेजी से हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन समाज को नई दिशा और सोच देता है। भारत में वर्तमान समय का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन शिक्षा का प्रसार है। पहले शिक्षा केवल अमीर और ऊंचे वर्ग के लोगों तक सीमित थी, लेकिन अब लड़कियों, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाएं और सरकारी योजनाओं ने शिक्षा को आधुनिक, सुलभ और व्यापक बनाया। शिक्षा से लोगों की सोच बदल रही है। वे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पर सवाल करने लगे हैं, है ना। यानी शिक्षा है तभी तो, शिक्षा से रूढ़िवादिता और अंधविश्वास वाले जो लोग हैं, इन पर क्या करते हैं, विचार, सवाल खड़ा करते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, रोजगार और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी दिख रहे हैं। शिक्षा के कारण नए रोजगार अवसर पैदा होते हैं और समाज अधिक समानता और अवसर प्रदान करने वाला बन रहा है। इस तरह शिक्षा ने भारत में सामाजिक परिवर्तन को गहरा और व्यापक बनाया, जिससे समाज प्रगतिशील और आधुनिक दिशा की ओर बढ़ रहा है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? भारत में इसका उदय कैसे हुआ? सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म या समुदाय को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म या समुदाय के
तृतीय, नकारात्मक दृष्टिकोण रखना। यह सोच समाज में असमानता, संघर्ष और तनाव पैदा करती है। सांप्रदायिकता में लोग अपने धर्म को राजनीति या सत्ता के साधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। भारत में इसका उदय मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के समय हुआ। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और धार्मिक आधार पर लोगों को अलग-अलग समूहों में बांटना शुरू किया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी राजनीतिक संस्थाओं ने धर्म के आधार पर अलग पहचान दी। इसके अलावा अंग्रेजों ने अलग-अलग धर्मों के लिए अलग प्रतिनिधित्व और चुनाव व्यवस्था बनाई। समाज में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिला और लोग अपने धर्म की सुरक्षा राजनीतिक ताकत के लिए सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कभी-कभी धर्म की राजनीतिक उपयोग देखा गया। इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिकता ने भारत में सामाजिक तनाव और मतभेद पैदा किए। आज भी सांप्रदायिकता सोच से लड़ने के लिए कानून और शिक्षा का सहारा लिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, सेक्स और जेंडर में अंतर स्पष्ट करें। सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है? ये आपको बताना है। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत पर इसकी चर्चा करें। तो ध्यान से समझिए, सेक्स और जेंडर में फ़र्क है। सेक्स यानी जैविक लिंग, जो जन्म के समय निर्धारित होता है कि ये पुरुष है कि ये महिला। ये किससे पता चलता है? सेक्स से। पुरुष और महिला का शरीर और प्रजनन क्षमता, ये क्या है भाई? सेक्स है। जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को दर्शाता है, जो समाज पुरुष और महिला के लिए तय करता है। यह तय करता है कि लड़कों और लड़कियों को क्या करना चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत, ये समझ जाना ना। अब अगला आपका पॉइंट ये था, भारत में महिला आंदोलन। भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। 20वीं सदी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय हुई। मतलब अब महिला भी कोई भी कार्य में हिस्सा ले रहे थे, राजनीतिक हो या फिर खुद का निजी हो, ये हिस्सा लेते थे। सामाजिक हो या राजनीतिक, दोनों में हिस्सा लेती थी। स्वतंत्र भारत में समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार के लिए महिला आंदोलन और भी मजबूत हुआ। महिला आंदोलन ने महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाया। आज महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी के अवसर पाने लगी है। सही बात है। आज हर काम में महिला हम लोगों के साथ, बल्कि हम लोगों से भी ज़्यादा, मतलब पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं आजकल हर काम में हाथ जुटा रही है। आंदोलन ने इस आंदोलन ने समाज में लिंग समानता की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं और महिलाओं की स्थिति इससे धीरे-धीरे सुधर रही है। महिला आत्मनिर्भर बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारत में जाति के अध्ययन की विभिन्न दृष्टियों का वर्णन कीजिए। जाति अध्ययन के लिए कई दृष्टियां अपनाई जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि अपनाई जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि जाति की उत्पत्ति और विकास पर ध्यान देती है। यह बताती है कि जाति कैसे एक समाज में विकसित हुई और कब यह सामाजिक संरचना बनी। संरचनात्मक दृष्टि जाति को समाज की व्यवस्था के रूप में देखती है, जैसे अलग-अलग जातियों का सामाजिक रूप, सामाजिक पद और उनका कार्य। कार्यात्मक दृष्टि जाति के रोजमर्रा के कार्य और सामाजिक संबंधों पर जोर देती है। मार्क्सवादी दृष्टि जाति और वर्ग के बीच संबंध को समझती है या फिर समझाती है और यह देखती है कि आर्थिक समानता कैसे जाति को प्रभावित करती है। आधुनिक दृष्टि शिक्षा, शहरीकरण और लोकतंत्र के प्रभाव को ध्यान रखती है, जिससे जाति के
प्रभाव में बदलाव आया है। ये दृष्टियाँ मिलकर जाति की जटिलता को समझने में मदद करती है। आज के समय में जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन दृष्टियों से यह पता चलता है कि जाति समाज में कैसे काम करती है और कैसे बदल रही है समाज को। स्टूडेंट्स, आपका भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को परिभाषित, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट आप लोग इसे पढ़ लीजिए, मुझे पास थोड़ा टाइम की कमी है और जिसे मैं समझा नहीं पा रहा, आप लोग इसे रोक रोक कर पढ़ लीजिए। और ये पीडीएफ आपको मैं लास्ट में दे दूंगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा बताते हुए ग्रामीण भारत में हो रहे प्रमुख परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। बाकी ये पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, परिवार के कुछ प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या यह बदल रहा है? चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम की कमी है थोड़ा सा, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यही, हमारे समाज की हमारे सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व का उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में संबंध और विवाह आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ते हैं या जुड़े हैं, उदाहरण से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न प्रकार की जातीय आंदोलन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, धार्मिक निरपेक्षता क्या है? भारत में यह पश्चिमी समाज में किस तरह से अलग है? ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जाति और वर्ग के बीच संबंध क्या है? उदाहरण से समझाइए। आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन, आंसर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने भारत को कैसे बदला? इस पर क्या करना, स्पष्ट इसके बारे में विचार करना है ना, स्पष्ट इस कीजिए। और ये पता है ना, 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियां लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट क्वेश्चन, जाजमानी व्यवस्था और इसका प्रति प्रणाली से संबंधित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ब्रिटिश शासन का भारत में वर्ग संरचना पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 17 है, दलित सुधार आंदोलन, ज्योतिबा फुले का योगदान इसमें क्या? ये दलित नहीं है, दलित याद रखना, ये दलित है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, आधुनिकता और पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज को कैसे बदला? इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जनजातियों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और ग्रामीण भारत के कुछ सामाजिक वर्गों का वर्णन कीजिए। इस तरह से ये यहाँ पे एंड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लगभग टोटल 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए, जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। आप लोग जल्दी से इनका प्रिपरेशन किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूँ मैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड करेंगे। बट पीडीएफ में पासवर्ड लगा होता है मेरा। पासवर्ड के लिए स्टूडेंट्स आपको इंस्टा में मैसेज करना पड़ेगा आपको,
और भी प्रेम से मांगना होगा, देन आपको इंस्टा में पासवर्ड दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय। जनस प्लेस प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।